बोलो भाई क्या बताइए। 3.11 किया था लास्ट क्वेश्चन। हाँ 3.11। हाँ अब हम लोग आज नया एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का, वो है फाइंडिंग द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। देखिए द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द यूनिट ऑफ फाइंडिंग द units of finding the unit of physical quantities और कोई भी गिवन unit of physical quantities यूनिट मतलब डायमेंशंस भी बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशंस का। आज अपन डायमेंशन एनालिसिस को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? यस चलिए तो इसको अपन हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हैं। इस पे हम लोग को क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चंस को ना रिलेट करना है, इसकी छोटी छोटी आदतें हमको देखना है। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करें पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। तो आप सब जानते हो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है मास, लेंथ और टाइम। पर अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि फोर्स को फंडामेंटल मान लेते हैं, एनर्जी को फंडामेंटल मान लेते हैं। तो ये एक इमेजिनरी या कहेंगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और आपको जो डायमेंशन की बेसिक मालूम है उसी के बेसिस उसको सॉल्व किया जा सकता है। वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4.1, राइट बच्चों, बच्चे लिखिए 4.1 कॉपी में लिखिए, इफ लेंथ, टाइम एंड एनर्जी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4.1 क्वेश्चन है, इफ द लेंथ, टाइम एंड एनर्जी, if the length, time and energy, if the length, time and energy, length, time and energy are taken as fundamental quantities, fundamental quantities, then what will be the dimensions of मास। एक क्वेश्चन अभी, हाँ मास, ठीक है। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर आगे बताते हैं, देखिए। और इसी तरह के क्वेश्चन अपन को करना है। देखिए ध्यान से लिख लिया सबने? तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको ये समझते हैं कि आप जानते हो कि लेंथ तो ठीक है फंडामेंटल है, टाइम भी ठीक है फंडामेंटल है, और सब लोग जानते हैं कि एनर्जी फंडामेंटल नहीं है ना। तो ये एक मन से बनाया गया क्वेश्चन है। आप जानते हो ना कि एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इंटरैक्ट क्वांटिटी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप मान लो, आप एनर्जी को फंडामेंटल मान लो कि अगर लेंथ, टाइम और एनर्जी फंडामेंटल है तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ना। तो इसको हमको क्या करना है, जो भी एनर्जी हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में देखना कि जो सबसे बड़ी क्वांटिटी आपको लगती है कि हाँ ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है। बड़ी का मतलब जो 2, 3, 4 क्वांटिटी मिलकर बनी हो, सबसे कंपाउंड क्वांटिटी जो उसको पकड़ो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया करो। तो मास और लेंथ तो बहुत ही सिंपल है, टाइम का डायमेंशन d होता है, लेंथ का l होता है ना। एनर्जी जो है वो थोड़ी कंपाउंड क्वांटिटी दिख रही है ना, बड़ी क्वांटिटी दिख रही है। तो आपको क्या करना है, हमको इस तरह से बहुत आसान है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन E होता है mL2E1 दोनों से ठीक है। तो हमको मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना, ठीक है। और देखिए लेंथ है, टाइम है, एनर्जी भी है ना। समझ गए? तो सब क्या करना है कि ये मास को एक तरफ कर दो और बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दो। तो ये हो जाएगा E अपॉन L स्क्वायर e की पावर -2 इज इक्वल टू क्या m, और 44 करके लिखा तो ये हो गया E। तो उसके बाद L को ऊपर लिखेंगे तो L की पावर हो गया -2 और उसके बाद ये t की पावर हो गया 2 हो गया।
तो हमने बोला कि भैया मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये आपका जैसे E N2 T माइनस ऐसे करना है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4.2 हो गया सबका? देखो क्या दिया क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स, क्वेश्चन नंबर 4.2, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, इफ द वेलोसिटी यानी कि if the velocity से लिखा कैपिटल V से डिनोट किया इसको, हालांकि स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम, चलो जो कर रहे हो आपको, टाइम कैपिटल T, ठीक है, एंड फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity जैसा लिखा वैसे कैपिटल V, the velocity टाइम यानी कि कैपिटल T एंड फोर्स यानी कि कैपिटल F, ना फोर्स F are taken as fundamental quantity, then what will be the dimension of mass? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, जरा सा बदल दिया अपन इसमें भी मास का डायमेंशन फॉर्म पूछा ना, अब आप देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करूं? तो देखिए भाई, फिर हमने देखा इन तीनों में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी हमको लगती है वो फोर्स है ना। हम आप क्या कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ी क्वांटिटी, सबसे कंपाउंड क्वांटिटी हम लोग लें। तो हमने स्टार्ट किया फोर्स, F इक्वल टू कितना हो गया बेटा, m n t और माइनस, सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है? इस बार एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे, तो इसलिए है कि जिस क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल मान रहे हैं उसमें एक वेलोसिटी है ना, बोलो है कि नहीं, लेकिन यहाँ वेलोसिटी नहीं है। इतनी बार लेंथ टाइम एंड एनर्जी था, तो यहाँ लेंथ का लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो आप जानते हो कि वेलोसिटी का डायमीटर फॉर्मूला LT-1, तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ करो यहाँ पे LT-1 आ जाए। तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये होगा कि T की पावर -2 को T की पावर -1 into T की पावर -1 कर दो, है ना? ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, है ना? आपको थोड़ा सा जो भी आपकी समझ है डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है ना, एक तरीका है। या आप ये भी कर सकते हो कि T की पावर -1 से यहाँ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर में T की पावर -1 करें, समझे कि नहीं? अब बताओ सवाल है कि इसको अपन ये T-2 लेके आ रहे हैं, क्योंकि LT-1 को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, हमको वेलोसिटी लानी पड़ेगी ना बेटे, क्योंकि वेलोसिटी को अपन फंडामेंटल मान रहे हैं, बताओ समझ सकते कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको वेलोसिटी लाना पड़ेगा, यानी कि LT-1 को लाना पड़ेगा, जैसे भी लाओ। सीधे दो तरीके मैंने बता दी ना, या तो आप T की पावर -2 को T की पावर -1 into T की पावर -1 करो, या फिर न्यूमरेटर में T की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर में भी T की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे किया जा रहा है। अब हमारे पास लिख दिया भैया फोर्स F इक्वल टू ये हो गया आपका मास m लिख दिया, ये हो गया L, उसके बाद ये हो गया L, उसके बाद हो गया T की पावर -1, तो एक T की पावर -1 और बचा कि नहीं, और फिर इसको अपन ने किया इसके प्लेस में v लिख दिया, क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो अपन इसके बाद लिखा भैया ना पुट LT-1 इज इक्वल टू v लिख दिया बेटा। तो F इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, F इज इक्वल टू हो गया mvt-1, बोलो सही है कि नहीं? तो अब आपको क्या चाहिए, हमको मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए ना, ठीक है कि नहीं? तो आप देख सकते हो जो क्वांटिटी फंडामेंटल मानी गई है, वेलोसिटी मानी गई है, वेलोसिटी आ चुका है, टाइम भी आ चुका है, फोर्स भी आ चुका है, क्या बोलते हैं आप, समझ गए कि नहीं? हाँ, इसलिए हम अपने पास जो फंडामेंटल मान रहे थे सब आ चुके हैं, तो अपन इसको वापस लिख सकते हैं। तो अपने लिए वो F अपॉन ये हो गया आपका v और ये T-1, क्या बोलते हैं, इक्वल टू m, थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो ये हो गया F T v की पावर -1, है ना? ठीक है, तो मतलब ये आपका आंसर आ चुका है, समझे कि नहीं बच्चे लोग? जब ध्यान रखना, ये आपका आंसर मतलब क्या हमारे पास फाइनल फॉर्मूला m इक्वल टू F T v-1, मास का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
अपन करते जाते हैं क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन 4.3 को अब ये मान सकते हो कि ये 3 क्वेश्चन मिलाकर 3-4 क्वेश्चन बाकी किए हुए हैं ना। चलो स्टार्ट करें। हाँ टेकिंग फोर्स एट द टाइम क्वेश्चन है दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेकिंग फोर्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 टेकिंग फोर्स यानी कि कैपिटल है फोर्स, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम। लेंथ, फोर्स, लेंथ एंड टाइम टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम। यहां पे एफ लिखा नहीं है, लेकिन वैसे एफ से जरूर करेंगे। फोर्स लेंथ एंड टाइम एज और टू बी फंडामेंटल quantities find the dimensional formula of 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 A फर्स्ट है डेंसिटी ये निकालना, लिखते जाओ डेंसिटी B, डेंसिटी के बाद उसको मिला प्रेशर, ठीक है प्रेशर C क्या दिया? C दिया है मोमेंटम और D बोलो क्या है? एनर्जी D ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अपन ट्राई करते हैं और एक ही मेथड है हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए लिख लिया सबने? हाँ। तो देखो भैया आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए सब लोग, इसको सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया, थोड़ा जगह मिल जाएगी अपन को। देखो स्टार्ट किया तो आपको ध्यान रखना फंडामेंटल क्वांटिटी जाता है फोर्स लेंथ एंड टाइम है फंडामेंटल ना। फंडामेंटल या फोर्स लेंथ एंड टाइम, तो हर क्वांटिटी में एफ एंड टी आनी चाहिए, कम से कम 2 तो आनी चाहिए, तीसरा एक नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने लिख दिया है, इसमें दिया डेंसिटी, ठीक है भाई। तो अपन को डेंसिटी का नाम से बहुत मालूम है सब ml - 3 है ना। तो इसको अपन को किसी तरह से ml - 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास है। तो आपके पास दिया फोर्स एंड टाइम, तो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर कंपाउंड क्वांटिटी फोर्स है ना, तो अपने ए स्टार्ट किया। इसलिए डेंसिटी का डायमेंशन हम निकाल देते हैं, ठीक है, डेंसिटी का डायमेंशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार डेंसिटी का डायमेंशन होना ml - 3 है ना। हाँ, तो जो भी हमारे पास है क्वांटिटी उसमें हमको पहले इसको ml - 3 करेंगे और उसको d लिख देंगे और d को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। ये आपको सीखना है, डेंसिटी का डायमेंशन को निकालना है। तो हमारे पास जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है फोर्स, लेंथ और टाइम, और इसमें सबसे कंपाउंड लग रहा है फोर्स ना, ठीक है कि नहीं। तो अपने स्टार्ट की पे फोर्स का डायमेंशन कौन होता है? mlt - 3 और होता है mlt - 2, ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन कौन क्या होता है? ml - 3 होता है। तो भैया ml - 3 लाना है अपन को, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि भैया l - 3 दिख नहीं रहा, तो अपन इसको ऐसे पहले देखते रहिए, बताइएगा है ये l - 3 किया और डिनोमिनेटर में भी -3 से बैलेंस हो गया कि नहीं? हाँ बैलेंस हो गया। और lt - 2 ऐसे समझे कि नहीं? देखो ध्यान से, जिस नंबर से अपन ने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस होगा कि नहीं? बताओ होगा कि नहीं? अब सवाल ये है कि मैं आपसे पूछूं कि l - 3 को क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको सोचते हैं कि भैया ml - 3 की जब से डेंसिटी हो पाएगी ना, ठीक है। ये आपको विचार करना है सबको, आप सबको इस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि यार हम कैसे इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको
जो भी आपने सीखा है डायमेंशन फॉर्म में वैसे करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है। फिर आपने क्या किया इसके बाद ml माइनस 3 की प्लेस में पुट कर दिया डेंसिटी, पुट ml माइनस 3 इज इक्वल टू d फॉर डेंसिटी, d फॉर डेंसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया ये F इज इक्वल टू, ये हो गया इतने की जगह पे हमने दिया d ना बेटा, तो ये हो गया डेंसिटी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब इसको एडजस्ट करें अपन, L को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, L की पावर 4 होगा कि नीचे बता, अरे भाई L की पावर है ये तो ये डेंसिटी में आ गया, आगे अभी तुम्हारे पास बचा L अपॉन L माइनस 3, इसको सेट करोगे तो हो जाएगा L और ये ऊपर आ जाएगा ना L3, कितना हो गया, L की पावर 4 होगी नहीं, समझे। तो ये हो गया आपका L की पावर 4 हो गया बेटा, L की पावर 4 हो गया, सही है। और उसके बाद क्या होगा, फिर से आया आपका L की पावर 4 हो गया, उसके बाद e की पावर माइनस 2 बचा ना, ठीक है। हाँ इसकी प्रैक्टिस करवाओ, ठीक। तो ये आपके पास डेंसिटी हमको चाहिए, डेंसिटी को एक तरफ कर दो, बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ, तो ये हो गया आपका F डिवाइडेड बाय L4, ठीक है, और t की पावर माइनस 2 हो गया, t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, d हो गया, यानी कि इसको अपन ने न्यूमरेटर लेके आए तो क्या F L की पावर माइनस 4 और t की पावर माइनस 2 जो ऊपर जाए प्लस 2 है ना, समझे कि जो भी है डेंसिटी का डायमीटर फॉर्मूला आ गया आपका, यहां से क्या आ गया बेटा, F L की पावर माइनस 4 t की पावर, दिस इज द आंसर, ठीक। तो चार क्वांटिटी दी है इसमें ना, एक आ गई आपकी डेंसिटी, अब दूसरा है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, जानते हो कि नहीं, अरे बोलो ना। हां सर। तो ये आ सकता है, हमको हर बार ट्राई करना, ठीक है ना। हाँ। तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब आप बस भिड़ जाओ उससे क्वेश्चन से, समझ गए, चलो तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। जैसे कि पार्ट बी, अब हमको निकालना है प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बेटे, प्रेशर का डायमेंशन। तो आप जानते हो पहली बात तो कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये जानते हो, नीचे बताओ। हां। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया हो गया, हो गया जी भाई, ठीक है। अब ध्यान रखना, हमको निकालना किसका डायमीटर फॉर्मूला है, प्रेशर का ना, तो भी अपने इसका डायमीटर फॉर्मूला कर दिया, ठीक है। फोर्स का डायमीटर फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स का डायमीटर होता है यस mlt nlt माइनस 2, ठीक है। और एरिया का कितना होता है, L स्क्वायर होता है कि नहीं, ध्यान रखना, ये गलती अपन ने, तो सब लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू ml माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप ये भूलना मत कि आपके फंडामेंटल में फोर्स लेंथ एंड टाइम ना, तो को फोर्स चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्स तो ये हो गया आपका mlt माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, ml माइनस, हाँ इसको अपन को इसको डालेंगे ml माइनस ml माइनस 1 t माइनस कर सकते हैं ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका, इसको अपन लेकर ये हो गया आपका m l माइनस 1 t माइनस 2 है ना, लेकिन फोर्स आना चाहिए आपका, समझे कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ना इसको ऐसे कर लो यार, ये हो गया आपका, हमको क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए ना। तो प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया, देखो ना, फोर्स अपॉन L स्क्वायर, बस इससे ज्यादा डिस्कस मत करो। तो ये आपका F L की पावर माइनस, टाइम नहीं आया, ठीक है, तो आप t की पावर इसको 0 कर, दो भी आ जाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तीसरे को लाने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगा, टाइम लाओगे तो टाइम फिर बाकी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो अपने करते हैं प्रेशर का डायमीटर फॉर्म हो गया F L माइनस 2 t नॉट, यहाँ समझे बच्चे लोग। फिर क्या दिया बताओ, फिर दिया मोमेंटम भी ऐसे आएगा, ठीक है। सी मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम का डायमीटर मतलब फोर्स के कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम को डिनोट करते स्मॉल p से, मालूम है। अच्छा चलो, मोमेंटम का सिंबल स्मॉल p होता है, मोमेंटम यू के स्मॉल, ठीक है। इसका डायमीटर फॉर्मूला होता है m l माइनस 1 t माइनस 2 होता है, ठीक है। फोर्स का कितना होता है, फोर्स का होता है ml t माइनस 2 होता है, मतलब सर मोमेंटम का ml t माइनस 1 ml t माइनस 1 होता है।
फोर्स का mnt माइनस 1 होता है टारगेट से कितना होता है चलो mnt माइनस 1 तब फोर्स का नाम से चेक करो सब लोग ठीक है। अब फोर्स का कितना होता है -2 होता है तो इसको -2 में अरेंज करना पड़ेगा पूरा into minus हाँ तो जब इस -1 को -2 में कन्वर्ट कर लो आप तो ये हो गया ml ठीक है। ये हो गया t की पावर -1 को -2 कैसे करें चलो -1 ऐसे दे दो ऐसे कर लो चलो ये बैलेंस है कि नहीं। हाँ सर अब सवाल है कि भैया हमने ये क्यों किया ये क्या किया हमने तो mnt -2 फोर्स होता है ना तो ये जो mls में t की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके इसको फोर्स में कन्वर्ट किया हमने किया कि नहीं बेटा तो ये फोर्स हो गया तो ये t एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब ध्यान से इधर देखिए फिर लिखना ये फोर्स हो चुका है ना ये हो चुका है फोर्स और इसको सॉल्व करोगे तो ये जब t ऊपर जाएगा ये जब t ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा नीचे बताओ ये t -1 डिवाइडेड बाय t की पावर -2 इसको सॉल्व करो तो t आएगा नीचे बताओ तो ये हो जाएगा। तो अपन इस क्या किया इसके बाद स्मॉल p मोमेंटम जो है ये इसके लिख दिया फोर्स F और इसके लिख दिया T ऐसे क्या लिख दिया बेटा T। अब बोलो L नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यह P का जो फोर्स है हो गया F L0 T ये आंसर या तो ये आंसर है या तो ये आंसर समझे कि नहीं बच्चे। तो ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है इनकी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आप ट्राई करते रहो भिड़ते रहो उनसे तो आंसर आपका आ ही जाएगा कुछ ना कुछ है ना। अब क्या बच्चा एनर्जी बच्चा ना हाँ एक और बच्चा एनर्जी ओके सब बच्चों ना लिख लिया तक एनर्जी करते हैं एनर्जी लिखते हैं भैया तो हम क्या डी पार्ट ना 4D एनर्जी तो एनर्जी का डायमेंशन अपना होता है mL2T - 2 होता है बोलो होता है ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूला लिख सकते हो एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये भी लिख सकते हो मालूम है अरे समझ गए ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो दोनों तरीके हैं मेरे ख्याल से जो सही लगे वो कर लो। एनर्जी मतलब वर्क बोलो क्या बोलते हो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अपन ने क्या किया ये लिखा ऐसे E एनर्जी E लिख दिया अपन ने ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स का लिख दिया F और डिस्प्लेसमेंट के लिख दिया अपन ने L समझे कि ठीक है। तो फंडामेंटल में फोर्स भी लेंथ है T नहीं आया कोई बात नहीं तो अपन लिख दिया और E इज इक्वल टू एनर्जी हो गया फोर्स लेंथ T नहीं है तो अपने T नॉट कर दिया ये आंसर है। तो आई होप आप समझते हो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को अगर रिवाइज करोगे रिपीट करोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की समझ हो जाएगी ठीक। चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन करते हैं 4.5 करते हैं ठीक है 4.4 खुद दीजिए आपको ओके सबका आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कॉपी में सब लोग लिखिए इस क्वेश्चन को फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम क्वेश्चन है find the units of mass length and time find the units of mass length and time if the units of force velocity energy units of force velocity and energy force velocity and energy energy R or 100 times 100 times 10 centimeter per second 10 centimeter per second and 500 are respectively ये क्वेश्चन है ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में जो यूनिट्स दी है फोर्स यूनिट दी है आपको टाइम वेलोसिटी यूनिट दी है सेंटीमीटर पर सेकंड और एनर्जी की दी है आर ये सब सीजीएस यूनिट है ना
तो जाहिर सी बात है कि मास लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स आएगी वो सीजीएस में आएगी, मतलब मास ग्राम में आएगा, लेंथ सेंटीमीटर में आएगा और टाइम सेकंड में आएगा। ठीक है, लिख लिया आपने क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हमने, आपको दी है 100 टाइम, इसका डायमीटर फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको, ऐसे बताऊं मैं, स्टार्ट कर दूं। फोर्स का क्या डायमीटर फॉर्मूला है, फोर्स का डायमीटर है mlt - 2। ठीक है भैया, mlt - 2 इक्वल टू 100। नहीं ऐसे ये ना 100 इसकी वैल्यू ये कि नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 समझे, ये अपना 100 हो इसकी वैल्यू। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमीटर फॉर्मूला कितना बेटा, lt - 1 और वेलोसिटी की वैल्यू दी आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सी जिसमें 10 है, ये हो गया नंबर 2, करेक्ट है बच्चे लोग। और उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का हो गया आपका m/2t - 2 इक्वल कितना हो गया 500, 500 है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि कैसे हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कि या तो सिर्फ मास बचे, या तो सिर्फ लेंथ बचे, या सिर्फ टाइम बचे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ध्यान से चेक कीजिए, अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो आप देखोगे m और t माइनस से कट जाएगा, सिर्फ l बचेगा ना। हाँ, हमको इसे भी करना है, समझे। हमको क्या करना है, हमने ऐसे स्टार्ट किया था ना, हमने किया इसको क्वेश्चन हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, 1 से 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 को 1 से स्टार्ट किया, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 ऐसे करते हैं। तो इक्वेशन 3 जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास ml2t - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय mlt - mlt - 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 500 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1, चेक करो सही है। ठीक, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ना m से m कट गया, t - 2 से t - 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है ना, तो ये l² l कितना बचा, l बचा, और यहाँ बचा 5 बचा ना। ठीक है, और क्योंकि सीधे में तो l कितना है सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपका, लेंथ आ गया, समझे कि नहीं। अब आप देखो इक्वेशन 2 को देखो, lt - 1, उसमें l की वैल्यू पुट कर दो तो t आ जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से इक्वेशन 2 देखो आप ना, अपन ने लिखा भैया इक्वेशन 2 जो है वो है lt - 1 इज इक्वल टू कितना बेटे लोग 100 है ना, तो है कि नहीं। तो इस t - 1 को नीचे लेके आओ तो हो जाएगा और l/t इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया बेटा। अब क्योंकि आप देखो l की वैल्यू तो मिल चुकी है आपको ना, आपको t चाहिए ना, तो l की वैल्यू कितनी याद रख सकते हैं, और चलो ये हो गया 5/t इक्वल टू 1 ना, सही है 100t, ठीक है। हाँ सही है कि नहीं, l की वैल्यू कितना दिया है 10 था, 10 सॉरी 110 है ना, तो ये हो गया आपका 10t इक्वल टू कितना हो गया 5, तो t इक्वल टू कितना हो गया 5/10, यस t इक्वल टू आ गया 0.5 सेकंड, ये t आ गया। और क्या बचा भाई, अब क्या बचा, अब बचा मास, तो l और t की वैल्यू इक्वेशन 1 या 3 में पुट कर दो, m मिल जाएगा नहीं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इस तरह से, अपने दिया पुट the value of L and T, put the values of L and T in equation 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास mlt - 2, ठीक है भैया, इक्वल टू कितना बता 100। अब अपन थोड़ा सॉल्व करना है, तो ये हो गया m, ठीक है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपन को m निकालना है, तो l की वैल्यू मालूम है कि नहीं, l की वैल्यू मालूम, l इक्वल टू है 5 ना, कितना था l की वैल्यू 5 थी ना,
ये होगी 5 और t कितना है 0.5 स्क्वायर की पावर माइनस नीचे का देखो स्क्वायर। हाँ अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो इक्वेशन की अब जरूरत नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ये हो गया आपका 5m न्यूमरेटर में हो गया और ये 0.5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 100 ना हां ठीक है भाई आंसर 5 गुड गुड ठीक है ऐसा हो गया उसके बाद अपन ने क्या किया ये हो गया आपका 5m इसको सॉल्व करो तो कितना है 0.25 है इक्वल टू 100 नहीं वैसे 5 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है तो 5m इक्वल टू कितना हो गया 5m इक्वल टू हो गया आपका 0.25 into 100 यानी कि 25 ना बेटा 5m इक्वल टू हो गया 25 समझे सो m इक्वल टू कितना हो गया m इक्वल टू 5 g फॉर ग्राम c जिसमें आएगा ना अब ये आंसर ठीक तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चे लोग ठीक है अब एक क्वेश्चन और है देखो वो है आपका 4.5 4.6 ठीक है छोटे से करेक्शंस के साथ ये सबका हो गया चलिए बताते हैं जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं ठीक है तो अब आप देखिए क्वेश्चन 4.6 गिवन दैट क्वेश्चन 4.6 right given that the unit of power the unit of power is 1 million arc 1 million arc per minute 1 million arc per minute right unit of force is 1000 time and unit of time is 0.1 second s for second है पूरा लिखो कैसे 0.1 second right what will be the unit of length and time what will be the unit of mass and length and mass and length ये क्वेश्चन है ठीक है भैया मास ठीक है ओके सबका ओके तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया वो ये कि पावर की यूनिट ना 1 मिलियन अर्ग पर मिनट है ठीक है पावर की जो पावर की जो सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ग पर सेकंड होती है बेटा क्या होती है अर्ग पर सेकंड यहाँ पे अर्ग पर मिनट पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट और सीरीज होती है अर्ग पर सेकंड तो इसको अर्ग पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये छोटा सा इसमें ध्यान रखना तो आप देखिए अपने स्टार्ट किया सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम करेंगे सबसे पहले ऐसे लिखते हैं वहां से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1 मिलियन और मिलियन मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 होता है 10 लाख होते ना पर यस मिलियन तो देखो ध्यान से ये जो लिखा है ना 1 मिलियन अर्ग पर मिनट 1 मिलियन अर्ग पर मिनट 1 मिलियन अर्ग पर मिनट ये लिखिए ना तो आपको ध्यान रखना ये हो गया आपका 1 मिलियन मतलब 10⁶ ठीक है अर्ग ERG डिवाइडेड बाय मिनट समझेगी तो मिनट को क्या करेंगे अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर 6 अर्ग हो गया ERG और मिनट के प्लेस पे 60 सेकंड ना इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं
तो ये जो है ना 10 की पावर जो 6 है, इसमें से आप 2 जीरोस बॉरो कर लो 100, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बेटा? अरे बोलिए ना आप। और ये 60 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि आपको पावर की सीजीएस यूनिट मिल जाए ना, विच इज अर्ब पर सेकंड। अर्ब पर मिनट नहीं होती ना। अरे बोलो ना हाँ। 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स 23 जा, फिर 20 का हो गया 5 टाइम्स, तो ये मिला आपके पास हो गया 5/3 into 10⁴ अर्ब पर सेकंड, जो कि सीजीएस यूनिट है। ठीक है, देखिए तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, लेकिन सबने आता है। अब देखो यूनिट ऑफ फोर्स 100 किलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, ये एक्स्ट्रा पावर था। नाउ आप लिख सकते हो, आपको मान लीजिए भैया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2D - 3 होता है बेटा, समझे कि? तो इसकी वैल्यू सीधे सिस्टम में आ चुकी है आपके पास 5/3 into 10⁴। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या है? डाइन फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन कौन होता है? mLT - 2 होता है बेटा, बोलो होता है कि mLT - 2 होता है। तो फोर्स की वैल्यू दी आपको 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलते हैं? ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है वो है टाइम। तो टाइम तो दिए हुए ना 0.1 सेकंड, नहीं तो अपन ने इसको लिख दिया, ये नंबर 3 जो है वो ऐसा हो जाएगा। और आपको क्या दिया? आपको टाइम। टाइम का टाइम t होता है, तो ये 0.1 ये सीधे सिस्टम, ये हो गया अपना नंबर 3। ठीक है, तो अब अपन क्या करना है, थोड़ा अंदाज लगाइए। हमको m और n चाहिए, m और n चाहिए ना। तो देखो भैया, इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो m कट जाएगा, और t की पावर 1 बचेगी, जो t बचेगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना अपन, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो देखो क्या मिलेगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो बोलिए क्या मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है mL2t की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये मिला आपको, डिवाइडेड बाय हो गया mLt - 2। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ सर। इक्वल टू कितना हो गया? 5/3 into 10⁴ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करिए सही है कि नहीं। हाँ, वर्क अपॉन एनर्जी ये होता है। तो m से m कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बचा L² t, मतलब ये L बचा नहीं, और t की पावर -1 बचा। क्या बोलते हैं? हाँ सर। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 जीरो हटा देंगे ना इसको, तो ये कट जाएगा। तो आपको लगता है पावर 4 है ना, ये सिर्फ एक n बचेगा। हाँ, 5/3 ये बचा, और इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ 10 बचेगा ना, समझे कि नहीं? यानी कि हो गया 50/3 ना बेटा। तो ये हो गया L - E इज इक्वल टू 50/3 हो गया भैया, जो कि 50 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब आपने क्या किया? अपन ने क्या किया, ये जो आपका t - 1 इसको नीचे लिख दिया, तो ये L/t हो गया बेटा। कितना हो गया? L/t इज इक्वल टू कितना हो गया? 50/3 हो गया। हो गया कि हो गया? अब जो t है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 है, तो L डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल टू 50/3 हो गया। और फिर 0.1 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 into 0.1 into 50 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि L इक्वल टू हो गया 5/3 ना बेटा। ऐसे ही रहने दो। हाँ, अगर इसको 1.66 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये आंसर। तो L भी आ गया। अभी L आ गया ना, अब अपन को क्या चाहिए? मास चाहिए। तो आप देखो इक्वेशन 1 या 2 कोई भी आप ले लो, एक ना जो आसान लगता है वो ले लो, उसमें आप m और t की वैल्यू पुट कर दो। t आपको पहले से मालूम है, और l आपने अभी निकाल लिया। ठीक है, तो l और t की वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप पूरा मास आ जाएगा। क्या बोलते हो? चलो कीजिए कुछ। नाउ भी पुट क्या करने वाले, इसके बाद अपन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसमें पुट करें बेटा? पुट द वैल्यूज ऑफ, put the values of
एल एंड टी ना, एल एंड टी किस कौन सा इक्वेशन ले रहे आप लोग? सेकंड इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 या 2 में से कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं ना, 1 या 2 में से कोई भी इक्वेशन दिया जा सकता है। तो इक्वेशन 2 दिया अपन ने, इक्वेशन 2 अपन ने ले लिया, इक्वेशन 2 अपन ने ले लिया और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया क्या निकालना है? मास ना, चलो भैया मास निकालना है। तो अपन ने इसमें क्या किया, इसको ऐसे लिख दे एम एल डिवाइडेड बाय टी की पावर 2 चलेगा अपनी इक्वल टू क्या 1000 जैसे करना कर सकते हो। देयरफॉर m इज इक्वल टू, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे लिख रहे हैं 1000 t स्क्वायर अपॉन n, क्या बोलते हो? चलेगा? देख लो भैया, सही है। m इज इक्वल टू जो कि आपका 1000 t मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, और ये कितना 5/3 ना, 5/3, ठीक, अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है, अगर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा ऊपर। कैसे? देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 1000, ठीक है, 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.01, ठीक है, ये हो गया 5। कितने बच्चे जानते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है? ये ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर नहीं होगा, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, मालूम है? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है? 10 आने वाला है, आने वाला है कि नहीं? तो अपने सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू ये हो गया 10, ये हो गया इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5 से कैंसिल किया 2, तो हो गया m इज इक्वल टू आ गया आपका 6, ठीक है, g फॉर ग्राम। याद रखिए, आई होप आपको समझ में आया। बड़ा क्वेश्चन आया कि नहीं बेटा? समझ में? गुड। 1060 आया। तो डायमेंशन एनालिसिस लगभग हमने फिनिश कर लिया है। आप लोगों को एक वर्कशीट दी है हमने ना, कौन सी वाली? डेली प्रैक्टिस के लिए। उसमें जो भी आपको लगता है कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हम देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखिए हम लोग को अब पढ़ना है, हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स बोल सकते हो या लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए हर कोई भी चीज होती है ना, कोई भी कंसेप्ट होगा या कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई मेथड होगी, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं ना। डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत जगह यूजफुल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर उसकी कुछ कमियां भी हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो भी आपको मालूम नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, आप लोग वर्कशीट से पढ़ सकते हैं, वो ये बता रहा हूँ। डायमेंशन बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता। अगर आपको याद हो कि हम लोग जब फॉर्मूले डिराइव किए थे ना, तो बोलते थे फिर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, और बाद में आपको बताया था कि भैया इस k की वैल्यू डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते, डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। बार-बार लिखते थे एक्सपेरिमेंटली फाउंड k की वैल्यू 2 पाई आती थी, कभी कुछ आती थी, कभी कुछ आती थी ना, याद है कि नहीं? तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू हम डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते। नंबर 2, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन पूछा भी जा सकता है। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, या उसके इनवर्स या log का कोई फंक्शन आ जाए, या एक्सपोनेंशियल e⁻x वाला कोई फंक्शन आ जाए, तो उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती, और ऐसे इक्वेशन को डिराइव करना भी पॉसिबल नहीं है डायमेंशन एनालिसिस से। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर हमको पता चल जाए कि वो क्वांटिटी कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है ना। हमने बोलते ना कि जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि जैसे हम लोग बोलते थे कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड द एक्शन टू ग्रेविटी, याद है? तो इस तरह से अगर हमको पता चल जाए कि कोई भी क्वांटिटी बाकी की कौन कौन सी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पर इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी जो दिक्कत ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, मोर देन 3, तो फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना
नॉट पॉसिबल बाय डायमेंशन मेथड। समझ गए? उसका फॉर्मूला डिराइव करना पॉसिबल नहीं है डायमेंशन एनालिसिस से। आई रिपीट, अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उस क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन फॉर्मूला से ये कोई पता नहीं चलता कि कोई भी गिवन क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। इसकी कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताता। समझ गए कि? हाँ, स्पीड है कि डिस्प्लेसमेंट है पता नहीं चलेगा। LT-1 लिख दिया ना अपन ने, तो वो स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला है और वेलोसिटी का भी ना, मतलब को ये नहीं पता चलता। हालांकि अपने वेक्टर भी ज्यादा पढ़ा नहीं है। अब इस रीजन से अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो ये है, नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो ये है कि कोई भी क्वांटिटी हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला ना, हर एक क्वांटिटी यूनिक है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम मैं सही कह रहा हूं, जैसे हम में से हर कोई एक, हम सब यूनिक है कि नहीं बताइए। दुनिया का हर इंसान कैसा भी है यूनिक है ना बेटा, है कि नहीं? हर इंसान जो है उसके जैसा दूसरा आदमी नहीं है ना। ट्विंस भी एक डिफरेंट है ना, अगर ट्विंस भी हो जाए तो वो दो सेपरेट इंडिविजुअल्स है। हाँ, है कि नहीं बेटा? तो हर इंसान जो है वो अलग है एक दूसरे से, राइट? उसी तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी भी यूनिक है, और क्योंकि वो यूनिक है इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वन एंड ओनली वन होना चाहिए। मतलब कि किसी एक क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसी दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी है। जैसे हमने कह दिया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mLT-2, तो दुनिया की किसी भी दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2 नहीं है एक्सेप्ट फोर्स। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन ये है कि दो क्वांटिटी डिफरेंट है उसके बाद भी उनका डायमेंशन तो सेम होना नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। तो कई एग्जांपल्स आपकी वर्कशीट में दिए होंगे, मैं उनमें से कुछ एक दो गिनाता हूं। नंबर 1 देखो ध्यान से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़े डिफरेंट है, एक स्केलर एक वेक्टर, लेकिन दोनों का डायमेंशन L है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन LT-1। ठीक है, मोमेंटम एंड इंपल्स दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला mLT-1। वर्क एंड टॉर्क, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, ये तीन डिफरेंट क्वांटिटीज है। स्पेशली टॉर्क तो डिफरेंट है, दोनों का डायमेंशन सेम है mL2T-। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के डायमेंशन सेम है mL2T-1। ठीक है, प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, दोनों के सेम डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो कभी कभी आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि क्वांटिटी डिफरेंट है बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना नहीं चाहिए था, लेकिन है। तो इसके ड्रॉबैक्स हो गए, इसके लिमिटेशंस हो गए। ठीक है, और हो सके तो आप ये पढ़ लेना कि ऐसी कितनी क्वांटिटीज होती हैं, उन लोग अक्सर ना कभी पूछ देते कि राइट टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, कोई दो एग्जांपल दे दो, तो एक लिख सकता हूं स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एंड टॉर्क, है ना, एंगुलर मोमेंटम प्लस कांस्टेंट, इस तरह से चीजें होती हैं। तो हम लोग ने डायमेंशन फॉर्मूला जो है फिनिश कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आज इतनी रखते हैं, ठीक है, बच्चे भी तो हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में से नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।